ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत या विश्व व्यापार के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एडम स्मिथ का अध्ययन किया, तत्पश्चात कल हमने रिकार्डो का अध्ययन किया। आज हम लोग जिस सिद्धांत का अध्ययन करने जा रहे हैं वो सिद्धांत है जे.एस. मिल का पारस्परिक मांग का सिद्धांत, या इसको हम प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। ये सब कुछ अर्थशास्त्र में विस्तार के साथ में है। यहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझने के लिए आपके पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। जे.एस. मिल का यह जो सिद्धांत है, यह रिकार्डो के सिद्धांत पर एक संशोधन है। कल रिकार्डो का सिद्धांत हमने जब आपको बताया था तो एकदम आखिरी में रिकार्डो के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा गया था कि रिकार्डो का सिद्धांत मांग पक्ष को छोड़ देता है और यह सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या नहीं करता कि दो देशों के मध्य व्यापार की शर्तों को कैसे निर्धारित करते हैं। जे.एस. मिल अपने सिद्धांत में इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। इस सिद्धांत को हमें समझना है तो इस सिद्धांत का जो प्रारंभिक भाग है वो बिल्कुल रिकार्डो से ही प्रेरित है। व्यापार प्रारंभ हो जाने के बाद में जो शर्तें हैं वो किस प्रकार से प्रतिपूरक मांग निर्धारित करती है, यह एक विशेष बात जे.एस. मिल ने अपने सिद्धांत में जोड़ी है। मैं टर्मिनोलॉजी में आपको न उलझाते हुए एक उदाहरण स्थापित करूंगा। उस उदाहरण के जरिए से आप समझने की कोशिश कीजिए। कल हमने दो देश लिए थे, अमेरिका और ब्राज़ील। अमेरिका और ब्राज़ील दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, शराब और कपड़ा। एक इकाई श्रम की लागत से, ध्यान से सुनिएगा, एक इकाई श्रम की लागत से अमेरिका 3 इकाई शराब बना रहा है और 3 इकाई कपड़ा बना रहा है। वो 1 इकाई श्रम को अगर इन्वेस्ट करेगा तो 3 इकाई शराब की बना लेगा या 3 इकाई कपड़े की बना लेगा। ब्राज़ील अगर 1 इकाई श्रम का प्रयोग करेगा तो वो सिर्फ 1 इकाई शराब बना पाएगा या फिर 2 इकाई कपड़ा बना पाएगा। हमने ये उदाहरण हम लेकर के चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा देश किस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। आप देखिए, अमेरिका 1 इकाई की श्रम लागत से वो 3 इकाई शराब भी बना सकता है, 3 इकाई कपड़ा भी बना सकता है, यानी कि वो दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में दक्ष है। ब्राज़ील 1 इकाई श्रम की लागत से 1 इकाई शराब बना सकता है और 2 इकाई कपड़ा बना सकता है, यानी कि अमेरिका की तुलना में ब्राज़ील दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में अदक्ष है या दक्ष नहीं है, परंतु कपड़ा उत्पादन में उसकी अदक्षता थोड़ी कम है, यानी वो थोड़ा ज़्यादा दक्ष है, शराब में ज़्यादा अदक्ष है।
अब देखिए, अमेरिका देखता है कि ब्राजील कम उत्पादन कर पा रहा है, वो ब्राजील से तुलना करता है। ब्राजील 1 इकाई श्रम का प्रयोग करके 1 इकाई ही शराब बना पा रहा है, और हम अपना अगर 1 इकाई निवेश करें शराब में तो हम 3 इकाई का उत्पादन करेंगे। तो वो अपना विशिष्टीकरण शराब में करता है, और ब्राजील ये देखता है कि हम कम अदक्ष किसमें हैं। जैसे कि आप कोई विद्यार्थी कई विषयों में पढ़ने में कमजोर होता है, लेकिन एक विषय में ज्यादा कमजोर होता है और एक विषय में कम कमजोर होता है। तो ब्राजील इस समय कपड़ा उत्पादन में कम कमजोर है, तो वो अपना जो विशिष्टीकरण है वो कपड़ा में करता है। तो इस प्रकार से अमेरिका शराब का उत्पादन प्रारंभ करता है और ब्राजील कपड़े का उत्पादन प्रारंभ करता है, विशिष्टीकरण करता है, सभी श्रम की इकाइयों को लगा देता है उत्पादन में। अब अगर हम घरेलू विनिमय अनुपात देखें इनका, तो देखिए जो अमेरिका है 1 इकाई शराब के बदले में 1 इकाई कपड़े का उत्पादन कर रहा है। भाई 1 इकाई शराब से 3 इकाई चाहे शराब बना ले 1 इकाई श्रम से, और चाहे 3 इकाई कपड़ा बना ले, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 इकाई शराब इज इक्वल टू 1 इकाई कपड़ा। ठीक है। दूसरी चीज, अब आ जाइए ब्राजील में। ब्राजील 1 इकाई शराब बराबर है 2 इकाई कपड़े के। इसका क्या मतलब हुआ कि ब्राजील कपड़े का निर्माण आधी लागत पे कम कर रहा है। ब्राजील के पास में कपड़ा जो निर्माण वो कर रहा है वो आधी लागत पे कर रहा है, इसलिए ब्राजील कपड़ा के निर्माण में कम अदक्ष है। अब हम ये कहते हैं कि अब दोनों के बीच में व्यापार होगा। व्यापार क्या होगा कि अमेरिका शराब बना रहा है, ब्राजील कपड़ा बना रहा है। ठीक, अमेरिका शराब का निर्यात करेगा और कपड़े का आयात करेगा। किस तरह से कि 1 इकाई शराब के बदले में वो चाहेगा उसे 1 इकाई से अधिक या 1 इकाई कपड़ा जरूर प्राप्त हो, क्योंकि वो 1 इकाई शराब के बदले में 1 इकाई कपड़ा अपने यहां भी उत्पादन कर सकता है। अगर वो व्यापार करेगा तभी करेगा जब वो 1 इकाई शराब की देगा और आपसे वो 1 या 1 से अधिक इकाई कपड़े की लेगा। ठीक। और दूसरी तरफ ब्राजील है। ब्राजील शराब का आयात करेगा और कपड़े का निर्यात करेगा। ब्राजील 1 इकाई शराब के बदले में अधिकतम 2 इकाई कपड़े दे सकता है, क्योंकि वहां पे जो कपड़े की कीमत है वो क्या है कि 1 इकाई शराब के बराबर है 2 इकाई कपड़े की कीमत। ठीक है। तो 1 इकाई अगर शराब की पाए अमेरिका से लेगा तो वो अपने पास से ज्यादा 2 इकाई कपड़े दे सकता है, 2 इकाई से ज्यादा नहीं देगा। यानी कि ये जो व्यापार होगा ये 1 इकाई कपड़े से 2 इकाई कपड़े के मध्य में होगा। लेकिन अब यहीं पे जेएस मिल की भूमिका शुरू हो जाती है कि ये निर्धारित कैसे होगा, दोनों के बीच में व्यापार की ये शर्तें कैसे निर्धारित होंगी। यहां तक तो रिकार्डो ने बता दिया था, इसके बाद रिकार्डो ने यह नहीं बताया था कि दोनों के मध्य व्यापार की शर्तें किस तरह से निर्धारित होंगी। तो रिकार्डो ये कह रहे हैं यदि एक देश 2 प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में दक्ष होता है तो ये जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो शर्त है वो प्रतिपूरक मांग की लोच से निर्धारित होगी। प्रतिपूरक मांग की
लोच से निर्धारित होगी। प्रतिपूरक मांग क्या है कि व्यापार में लगे हुए दो देश जो उनके यहां उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन की एक दूसरे के लिए मांग की सापेक्षिक शक्तियां और लोच क्या है। यानी कि अमेरिका शराब उत्पादन कर रहा है तो वो क्या मांग करेगा? कपड़े की मांग करेगा। और ब्राजील कपड़ा उत्पादन कर रहा है तो किस चीज की मांग करेगा? शराब की मांग करेगा। लेकिन इस मांग की लोच और सापेक्षिक शक्ति क्या है, इस आधार पर दोनों के बीच में व्यापार की शर्त का निर्धारण होगा। अब देखिए कैसे। यदि अमेरिका में ये जो मांग है, प्रतिपूरक मांग है, बेलोचदार है। बेलोचदार का मतलब होता है कि अगर मूल्य में परिवर्तन हो तब भी उपभोग की मात्रा में परिवर्तन ना हो। यानी कि वो अपने उपभोग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे मूल्य अधिक हो या कम हो। जो डिमांड है वो डिमांड उतनी ही बनी रहेगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, उतनी ही बनी रहेगी, चाहे मूल्य अधिक हो या कम हो। तो उसे कहा जा रहा है बेलोचदार मांग। अगर अमेरिका में कपड़े की मांग बेलोचदार होगी, यानी कि मूल्य बढ़ने और घटने से मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, तो ऐसी दशा में ब्राजील मनमानी करेगा। क्या मनमानी करेगा? वो कपड़ों के मनमाने दाम करेगा। मनमाने दाम करने का मतलब क्या है कि आपने ये देखा कि वो कपड़ों को उच्च कीमत पर बेचना चाहेगा, क्योंकि वह यह अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका में इस वस्तु की मांग बेलोचदार है, यानी कि मूल्य बढ़ेगा तो भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि ब्राजील व्यापार को अपने पक्ष में करना चाहेगा। व्यापार पक्ष में कब होगा? अनुकूल कब होगा? एडम स्मिथ, रिकार्डो और जेएस मिल ये मान के चल रहे हैं कि जो निर्यात है वो आयात का मूल्य है। हम किसी वस्तु का आयात कर रहे हैं तो उसका मूल्य हम चुका रहे हैं निर्यात के द्वारा। जैसे कि आप मुद्रा के द्वारा किसी वस्तु का मूल्य चुकाते हैं, तो आप क्या कोशिश करते हैं कि कोई भी वस्तु आपको कम दाम में मिल जाए, आपको कम रुपए देने पड़े। तो वही करेगा ब्राजील कि उसे कम निर्यात करना पड़े, यानी कि वो कम निर्यात करके अधिक आयात कर ले, व्यापार को अपने अनुकूल कर ले। तो ऐसी दशा में जब मांग बेलोचदार होगी तो जिस देश में मांग बेलोचदार होगी वहां के पक्ष में जो व्यापार होगा वो प्रतिकूल होगा और दूसरे देश के पक्ष में वही व्यापार अनुकूल होगा। यानी कि जो देश, जिस देश से वो बेलोचदार मांग वाला देश, यानी कि जैसे कि अमेरिका ब्राजील से कपड़ा लेगा और अमेरिका में बेलोचदार मांग है, तो अमेरिका के पक्ष में यह व्यापार प्रतिकूल होगा और ब्राजील के पक्ष में अनुकूल होगा, क्योंकि ब्राजील मनमाने दाम पे, मनमाने मूल्य पे अपनी वस्तु का निर्यात करेगा और उसके बदले में शराब लेगा। यानी कि वो शराब की अधिक इकाइयां प्राप्त करेगा कपड़ों की कम इकाइयों को देकर। इसी प्रकार से अगर ये मांग लोचदार हो जाएगी अमेरिका में कपड़े की, लोचदार का मतलब है कि मूल्य अधिक है तो मांग कम हो जाए और मूल्य कम है तो मांग अधिक हो जाए, तो ब्राजील मनमानी नहीं कर पाएगा। ठीक इसी तरीके से ब्राजील के पक्ष में अगर शराब की मांग बेलोचदार हो गई तो ब्राजील के लिए व्यापार प्रतिकूल हो जाएगा और अमेरिका के लिए अनुकूल हो जाएगा। इस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं कि ये जो प्रतिपूरक मांग अगर बेलोचदार होती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जब दो देशों के मध्य में किसी एक देश में
प्रतिपूरक मांग बेलोचदार होती है, तो जिस देश में यह प्रतिपूरक मांग बेलोचदार है वहां पे व्यापार प्रतिकूल होता है, अर्थात निर्यात अधिक होता है, आयात कम होता है। और दूसरे देश के लिए यह व्यापार अनुकूल होता है, अर्थात आयात अधिक होता है और निर्यात कम होता है। यह ध्यान रखिएगा कि एडम स्मिथ ने कहा है कि आयात के लिए दिया गया मूल्य निर्यात है, यानी कि हम ये जिस तरीके से दुकान से पेन खरीदते हैं, पेन खरीदने के बाद में उसको 20 रुपए 25 रुपए देते हैं, ठीक है, हम उसको 25 रुपए देते हैं पेन खरीदने के बाद में, तो हमारी चाह क्या रहती कि हम पेन तो ले लें लेकिन हमारे पास से जो रुपए जा रहा है वो कम जाए। तो ठीक यहां पे जब मांग बेलोचदार होगी और ये देश को पता होगा कि हम मूल्य बढ़ने या घटने से मांग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो वो अपनी वस्तु ज्यादा कीमत पे बेचने की कोशिश करेगा, यानी कि आपसे कहेगा कि हमें ज्यादा इकाई शराब की दो, तब हम कपड़ा की देंगे, यानी कि हमारे पास से कम जाए और हमारे पास ज्यादा आए, क्योंकि वस्तु विनिमय हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यही जे.एस. मिल का प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत है, जिसे पारस्परिक मांग के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पे आप लोगों के संशय हो तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आशीष कुमार, मंजुलता, हाँ, थैंक यू भैया। मंजुलता कुमारी, ठीक। प्रिंस कुमार, कोई दिक्कत नहीं है सर। प्रियंका कुमारी, हैप्पी टीचर डे सर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ट्विंकल कुमारी, कोई दिक्कत नहीं है सर। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन हम पुनः एक नवीन विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।